विनय जी, जनादेश मांगने उतरे हैं सत्तारूढ़ हेमंत सोरेन। पुराने जानकार कहते हैं कि हेमंत का राजनीति में आना भी इत्तेफाक था। ये हेमंत नहीं, दुर्गा थे जिन्हें शिबू सोरेन के उत्तराधिकारी के तौर पर प्रस्तुत किया जा रहा था। क्या है कहानी? आप सही कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन एक तरह से कह सकते हैं एक्सीडेंटल राजनीति में उनका पदार्पण हुआ। हालांकि 2005 का वो विधानसभा चुनाव लड़े और वो चुनाव वो हार गए थे दुमका से। स्टीफन मरांडी एक कद्दावर नेता हुआ करते थे, हुआ करते अभी हैं ही। तो स्टीफन मरांडी ने उनको निर्दलीय चुनाव लड़कर हरा दिया था। उसके बाद 2009 का चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव। उसी चुनाव के बाद उनके बड़े भाई दुर्गा सोरेन का निधन होता है। हेमंत सोरेन बहुत ज्यादा राजनीति में उस समय बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं थी और दुर्गा सोरेन के ऊपर पूरा विश्वास था शिबू सोरेन जी का। शिबू सोरेन चाहते थे कि दुर्गा सोरेन ही हमारा उत्तराधिकारी बने। वो मई जून का महीना था 2009 का। बिहार से एक नेता हुआ करते थे रामविलास पासवान। 2009 के चुनाव में वो हार गए लोकसभा का चुनाव। वो झारखंड से जाना चाहते थे राज्यसभा। शिबू सोरेन से भी उनकी बात हुई। दरअसल हुआ क्या कि 2009 के लोकसभा चुनाव के पहले बिहार से एक दिग्विजय सिंह नेता हुआ करते थे जो झारखंड से राज्यसभा के सदस्य थे, लेकिन उनको जनता दल यूनाइटेड ने टिकट उस समय नीतीश कुमार ने नहीं दिया और वो निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए बांका से चले गए और उसके कारण उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। हालांकि नीतीश कुमार नहीं चाहते थे कि इस्तीफा दे, बावजूद उन्होंने कहा कि जब हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे बांका से तो हम राज्यसभा में मेरा रहना उचित नहीं और राज्यसभा की तो एक सीट वो खाली हो गई। दूसरी सीट 2009 में यशवंत सिन्हा लोकसभा का चुनाव जीत गए तो उनकी सीट खाली हो गई। इन दो सीटों पर उपचुनाव होना था राज्यसभा का। तो एक सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा के हिस्से में आ रही थी विधायक के संख्या बल के आधार पर और एक सीट बीजेपी के हिस्से में आ रही थी। तो शिबू सोरेन भी चाहते थे शुरुआत में कि भाई रामविलास जी को यहां से भेजा जाए क्योंकि वहां वो हार गए थे चुनाव। लेकिन अंतिम समय में निर्णय हुआ कि हेमंत सोरेन को राज्यसभा में भेजा जाए और हेमंत सोरेन पहली बार राज्यसभा के सदस्य बने 2009 में। जून का महीना था और उसी दौरान हमारी मुलाकात भी शिबू सोरेन जी से हुई थी। बोकारो हम गए थे रिपोर्टिंग के सिलसिले में। शिबू सोरेन जी ने एक ही कहा कि मेरा असली बेटा चला गया बसंत सोरेन को लेकर, मैं बहुत कमजोर हो गया। और उसी दुर्गा सोरेन सर, सॉरी हाँ दुर्गा सोरेन क्षमा करेंगे, बसंत जी तो अभी है। दुर्गा सोरेन का निधन हो गया था तो दुर्गा सोरेन चले गए। तो मेरा असली बेटा दुर्गा सोरेन था। तो दुर्गा सोरेन के नहीं रहने के बाद उन्होंने अपना उत्तराधिकारी एक तरह से हेमंत सोरेन को बनाया और हेमंत सोरेन राज्यसभा में गए। फिर उसके बाद 2009 में ही दिसंबर में विधानसभा का चुनाव हुआ जिसमें हेमंत सोरेन 2009 में विधानसभा जीत कर आए। तो आप कह सकते हैं कि दोनों ही पति पत्नी जो है, मैंने हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी दोनों एक्सीडेंटल राजनीति में आए। बसंत सोरेन, ये दुर्गा सोरेन के निधन के बाद हेमंत सोरेन आए और कल्पना सोरेन भी, हेमंत सोरेन जब जेल जाने लगे उस समय वो राजनीति में आई। तो दोनों का पदार्पण हुआ, लेकिन आज दोनों अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो गए झारखंड की राजनीति में। दोनों के पीछे और ये दोनों के कारण ही कांग्रेस की नैया भी पार लग सकती है। कांग्रेस का इस बार के चुनाव में हम लोगों को लग रहा है कि पिछला बार जो कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ था वो प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी इस बार नहीं कर पा रही। ये थोड़ा सा मुश्किल हेमंत सोरेन के लिए इस बार के चुनाव में दिखाई पड़ रहा है। अब हेमंत सोरेन कितना गाड़ी खींच पाते हैं इस पर चुनाव परिणाम निर्भर करेगा। आनंद जी, हेमंत सोरेन को लेके दो तरह की चर्चाएं। पहली चर्चा, 2019 में उन्होंने जो बड़े बड़े वायदे किए उन पर अमल नहीं किया। बिजली की स्थिति खराब है, बेरोजगारी की स्थिति बढ़ी हुई है, बेरोजगारी भत्ता, नौकरियों को देने का वायदा, नौकरियों के देने के प्रोसेस में पारदर्शिता, इन सब पर हेमंत सोरेन सरकार विफल रही है। दूसरा कि वो आदिवासी अस्मिता का प्रतीक हैं, केंद्र सरकार उसकी एजेंसियां उनको लगातार हॉन्ट कर रही हैं।
कौन सा नैरेटिव है जो आदिवासी समाज में और गैर आदिवासी समाज में जोर पकड़ता दिख रहा है? इज ही अ विक्टिम ऑफ वेंडेटा पॉलिटिक्स और इज ही अ पॉलिटिशियन हु फेल्ड टू डिलीवर ऑन हिज इलेक्टोरल प्रॉमिसेस? झारखंड के जितने भी शहरी इलाके हैं, संथाल परगना को छोड़ के बाकी जितने भी जिले हैं, चाहे कोल्हान हो, चाहे वो दक्षिण छोटा नागपुर हो, रांची, हजारीबाग, रामगढ़, उसमें इनकी जो इमेज है नौकरी देने वाले की है, या फिर जो प्रोमिसेस उन्होंने किए थे पहले उनको डिलीवर ना करने वाले की है, खासकर युवाओं के बीच में ये जबरदस्त तरीके से। लेकिन जब इसी इलाके के आदिवासी गांव में जाते हैं तो वो इमेज इनकी नहीं दिखती। वो ये कहती है कि इन्होंने हमको पैसा दिया है, ये सरना धर्म कोड के लिए लड़े हैं, ये आदिवासी है और ये इसीलिए इनको बीजेपी परेशान कर रही है। इनको उन आदिवासियों के बीच में ये चर्चा है कि हमारे बीच का, हमारे समाज का कोई आदमी राज्य चला रहा है। मुझे पिछला विधानसभा चुनाव याद आता है, उपचुनाव, जब बसंत सोरेन दुमका से उपचुनाव लड़ रहे थे, उनकी स्थिति बहुत खराब थी। चुनाव से ठीक 2 दिन पहले उस इलाके के जितने भी धर्मगुरु जो प्रमुख होते हैं गांव के धार्मिक लिहाज से, उनकी मीटिंग बुलाई गई और उनके बीच में ये मैसेज छोड़ा गया कि तुमने जिस आदमी को आदेश दिया था शासन चलाने का, उसको ये विरोधी दल हटाने जा रहे हैं। जैसे ही मैसेज डुगडुगी के माध्यम से उन गांव में मतलब एक दिन रातों रात फैली और परिणाम ये रहा कि बसंत सोरेन वो चुनाव जीत गए। तो आदिवासियों के बीच में यह है कि हमारा कोई आदमी है जो जिसको हमने शासन करने के लिए वहां भेजा है। ये मतलब संथाल, कोल्हान, सभी आदिवासी इलाके प्रमुखता से, सभी आदिवासियों के बीच में नहीं, लेकिन अधिकतर आदिवासियों के बीच में ये बात, उनकी ये इमेज जरूर है। 499 रुपए में क्या ही मिलता है? पॉपकॉर्न का एक डब्बा मिलता है, एक कहानी पूरी सुनते हो और सब सफाचट हो जाता है। लेकिन अब बारी है कितनी ही कहानियां सुनने की। मम्मी को आप पसंद क्यों नहीं हैं, बताएंगी सुनंदा शर्मा। मम्मी कैसी हैं, पूछेंगे महीप सिंह। कहाँ गाड़े थे, विधायक जी आके खुद बताएंगे। रामाधीर सिंह यानी कि तिग्मांशु धूलिया। तापसी पन्नू आएंगी और बताएंगी ओटीटी पर साम्राज्य कैसे कायम किया जाता है। और तमन्ना की तमन्नाओं की भी तो खबर सुननी है। फिर मुन्ना भैया भी चले आ रहे हैं पूरा कारवां लेकर, और जो मुन्ना भैया बचे वो आ रहे हैं स्टैंड अप कॉमेडियन, एक और नाम है गौरव कपूर। पर इन सब से इतर है एक बहुत बड़ा सवाल जिस पर पूरे ब्रह्मांड में मंथन चल रहा है कि ब्राउन रंग किसने लिखा है। जानने के लिए बादशाह रैपर से आपको खुद सवाल पूछना पड़ेगा, काहे से कि वो भी आ रहे हैं। इतने सारे सितारे आ रहे हैं, सब नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये लल्लन टॉप अड्डा का प्लान है। कोई पेपर तो है नहीं जो लीक हो जाए। 499 रुपए का टिकट है, 3 दिन की भरपूर मौज है। तारीख जल्दी से कैलेंडर पे कट्टम जीरो करके बना लीजिए, 22, 23 और 24 नवंबर। जगह है दिल्ली का नेशनल स्टेडियम, मेजर ध्यानचंद यानी दद्दा के नाम पर बना हुआ नेशनल स्टेडियम। और ये टिकट मिलेगा कहाँ? फटाक से जाइए thelallanTop.com की वेबसाइट पर, उसके माथे पर एक चमचमाता हुआ बैनर दिखेगा, ठोक दीजिएगा क्लिक, भर दीजिएगा डिटेल, मिल जाएगा आपको अपना टिकट। और मिलेंगे हम जो इस टिकट के उस पार की दुनिया, किस्से कहानों की, तजुर्बों की, ज्ञान की दुनिया को आपके सामने परोसेंगे। बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारा गाना, बहुत सारी मस्ती और बहुत ही लल्लन टॉप किस्म के अनुभव। तो आइए लल्लन टॉप के सालाना उत्सव में लल्लन टॉप अड्डा में आपका भरपूर स्वागत है।